गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी बच्चों? सफलता.com पर आप सभी का स्वागत। मैं एस.के. यादव। आज का सुविचार आपके सामने बोर्ड पर मैंने लिखा है बच्चों। सौभाग्य सौभाग्य भी उसी को मिलता है जिसने अपने आप को उस काबिल बनाया है। अर्थात सबको सौभाग्य भी नहीं मिलता है। सौभाग्य प्राप्त करने के लिए स्वयं को उस योग्य बनाना पड़ता है। और बच्चे, बढ़ता वही है जो बदलता है। यानी जो अवसर को अपने हिसाब से बदल लेता है वही आगे बढ़ता है। तो इसी के साथ सफलता.com के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप सभी लोगों को आज की क्लास बेहद इंटरेस्टिंग क्लास है। जैसा कि आप लोग पढ़ ही रहे हैं, गांधीयन एरा चल रहा है, फ्रीडम स्ट्रगल का। छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली की हार्दिक बधाई, सभी को शुभकामना। ईश्वर सबको अपनी इच्छा अनुसार जो आपकी मांग है उसकी पूर्ति करे। भावना सिंह बच्चे गुड इवनिंग। अजय कुमार गुड इवनिंग। सभी बच्चों को नमस्कार, सादर प्रणाम। तो बच्चे आप सभी को धनतेरस जो कल बीत गई उसकी भी बधाई। भगवान धन्वंतरी, आप तो जानते हैं धन्वंतरी कनिष्क के समय में बहुत बड़े सर्जन थे, उनको भगवान दिया का टाइटल दिया गया था। कनिष्क के समय में नहीं थे बच्चे, चंद्रगुप्त सेकंड के समय में थे। भगवान धन्वंतरी, गॉड ऑफ मेडिसिन कहा जाता था। तो बच्चे चलिए, आप सभी लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ। थैंक यू बच्चे। ऑल इंडिया भाई, आपका नाम भूल गया हूँ। छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामना। दीक्षा आपको भी बच्चे। राम राम भाई, राम राम। उषा देवी, सर सेम टू यू। आपकी फैमिली को दीपावली की हार्दिक शुभकामना। बच्चे आप सभी को और साथ साथ आपकी फैमिली के लिए भी है ना। चलें, तो अब हमें आप एक बात बताएं, लास्ट क्लास में बच्चों कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? उसके आगे आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे। एक बार मुझे थोड़ा सा हिंट चाहिए कि लास्ट क्लास में लास्ट पॉइंट हमने आपको क्या बताए थे, क्योंकि काफी दिन हो गया आपके साथ को क्लास को पढ़ाए हुए, काफी लंबे समय तक हो गया। आई थिंक कई दिन हो गए। इल्फाज अली बच्चे गुड इवनिंग, हैप्पी दिवाली आपको भी, आपके परिवार को भी बच्चे। नीलम गुड इवनिंग, हैप्पी दिवाली सभी को, आपको भी परिवार सहित। स्वराज मुझे याद नहीं है, चलिए जिसको याद है वो बताएं। अच्छा, जलियांवाला बाग बताए थे, चलिए बहुत बढ़िया, मिल गया। 13 अप्रैल 1919 को संजय शर्मा जी बता दिए हैं, और इल्फाज अली साहब ने बता दिए हैं। और नवम हंटर रिपोर्ट तक, ओके ओके बच्चे, हंटर रिपोर्ट तक बता दिए हैं। चलिए ठीक है, तो ये सारी बातों को ध्यान रखिए और पढ़ाई पर फोकस करिए। तैयारी इतनी अच्छी होना चाहिए कि नौकरी आपके पीछे पीछे भागे, आप आगे आगे, नौकरी पीछे पीछे, ऐसी तैयारी होना चाहिए। नौकरी के पीछे ना भागो, ऐसा तैयार कर लो बच्चे कि नौकरी आपके पीछे पीछे भागे। मतलब एक नौकरी में सिलेक्ट हो गए, नहीं गए, दूसरा उसके आपके पीछे लग जाए नौकरी। तो इस तरह की तैयारी करो, ठीक है। चलें, इसी के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बच्चों आपको बताते हैं कि आज की क्लास ये बेहद इंपॉर्टेंट है। बाकी सुविचार आपके सामने है। सौभाग्य भी उसी को मिलता है जिसने अपने आप को उस काबिल बनाया है। बढ़ता वही है जो बदलता है। तो चलिए हम आपको आज की क्लास शुरू करते हैं, शुभारंभ करते हैं और जलियांवाले बाग के आगे बढ़ते हैं। हंटर रिपोर्ट में भी इंडियन को आरोपित किया गया था कि इंडियन खुद जिम्मेदार थे। अब बच्चे आप देखें, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। एक तो 1 अगस्त 1920 से लेकर 5 फरवरी बच्चे 1922 तक गांधी स्टार्टेड एनसीएम। इंग्लिश में इसको फुल फॉर्म अगर देखें तो नॉन
कोऑपरेशन मूवमेंट कहा जाता है बच्चों। तो गांधी ने असहयोग आंदोलन को चलाया था। इंग्लिश में एनसीएम कहा जाता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये ध्यान रखें। 1 अगस्त 1920 से चला था, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। चौरी चौरा घटना के बाद गांधी ने इस आंदोलन को 12 फरवरी को वापस लिया था। वैसे तो 1 अगस्त से 12 फरवरी 1922 में गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया था बच्चों। तो यहां पर आपको बता दें, सब कुछ ठीक ठाक है, वीडियो ऑडियो फाइन, क्वाइट ठीक है बच्चे। रीता, हैप्पी छोटी दिवाली आपको भी, आपके परिवार को भी, और गुड इवनिंग आप सभी को। दिवाली की शुभकामना सभी बच्चों के लिए। कल भी बड़ी दिवाली है, आज भी छोटी दिवाली है। कल खूब मनाइए दिवाली, लेकिन प्रदूषण से बचिए, पटाखे मत फोड़िए। पटाखों से प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा फैलता है। तो सेफ, सुरक्षित और प्रदूषण फ्री दिवाली कल मनाइए आप लोग। तो गांधी का यह पहला जन आंदोलन था बच्चों। यह गांधी का प्रथम जन आंदोलन, यानी फर्स्ट मास मूवमेंट। इससे पहले गांधी ने छोटे छोटे सत्याग्रह स्टार्ट किया था। ऑल ओवर इंडिया का सबसे बड़ा पहला आंदोलन था ये। आपको बताएं, इसमें हर तबके के लोग शामिल हुए थे। और इसके अलावा आपको एक बात और बताते हैं, इसी समय 1919-20 से स्टार्ट हुआ था खिलाफत मूवमेंट। यानी खिलाफत आंदोलन। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि खिलाफत आंदोलन किसने चलाया, तो बच्चों इस आंदोलन को अली बंधुओं ने चलाया था। अली बंधुओं ने, इनमें नाम है शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने चलाया था। तो इनको अली बंधु कहा गया है। ये दोनों आंदोलन साथ साथ चले थे। ये दोनों आंदोलन बच्चों एक साथ चले थे। पहली बार ऐसा हुआ जब मुस्लिम हिंदू इकट्ठा होकर लड़े। हाँ, अच्छा चलिए ठीक है। तो 2500 के पटाखे लाए हैं। गांव में हैं आप लोग, यहाँ पर कोई पोल्यूशन नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है। क्लियर नहीं दिख रहा है क्या बच्चों? रीता को आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, बाकी बच्चों को क्लियर दिख रहा है? एक बार कमेंट करके बताएं। ओके, रीता बच्चे, सब बच्चों को क्लियर दिख रहा है, सभी बच्चे बता रहे हैं क्लियर है। आपको आपका नेटवर्क इशू तो नहीं है? दीक्षा बताएं क्लियर है ना? चलिए, सब बच्चे कह रहे हैं ठीक है, यस सर क्लियर है। श्यामवीर भी कह रहे हैं, नीलम क्लियर है, लाटूर सिंह क्लियर है, दीक्षा माथुर ओके बच्चे, आरती वर्मा। चलिए ठीक, आपका ही कोई इश्यू है बच्चे, आप उसको देख लीजिएगा। अब आपको बताएं कि खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया गया। तो तुर्की के सुल्तान मुस्तफा कमाल पाशा को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की की सत्ता से अंग्रेजों ने हटा दिया था। तुर्की को ब्रिटेन कॉलोनी बना लिया था। तो तुर्की का सुल्तान बच्चों मुस्तफा कमाल पाशा, मुस्तफा कमाल पाशा, यह तुर्की का सुल्तान था। अंग्रेजों ने इसको प्रथम विश्व युद्ध से तुर्की से हटा दिया था और यह मुसलमानों का खलीफा था। खलीफा को अंग्रेजी में कैलिफ कहते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय 1916 में सत्ता से हटा दिए जाने के बाद इंडिया के मुसलमान इनके फेवर में हो गए। कांग्रेस ने भी इनका फेवर किया,
गांधी ने इस आंदोलन को सपोर्ट किया, गांधी ने साथ में इसको भी चला दिया। यह दोनों आंदोलन एक साथ चले थे, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट घबरा गई थी। तो फर्स्ट टाइम कांग्रेस मुस्लिम लीग इकट्ठा होके ये दो जन आंदोलन चलाए। ये दोनों आंदोलन एक साथ 1924 तक थे। 12 फरवरी 1922 को गांधी ने जब इस आंदोलन को वापस ले लिया, तो ये दोनों का सामूहिक आंदोलन खत्म हो गया था। लेकिन 1924 तक बच्चे दोनों साथ साथ थे वैसे। लेकिन इस घटना के बाद, चौरी चौरा घटना के बाद जब इसको वापस ले लिया, तो इनकी एकता, मुस्लिम लीग कांग्रेस की एकता लगभग खत्म हो गई थी। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे असहयोग आंदोलन किस लिए चलाया गया था, तो स्वराज के लिए। या यूं कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था, स्वायत्तता। इंग्लिश में कहते हैं डोमिनियन स्टेटस। आपने शायद पढ़ा था, बताए थे आपको, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय प्रॉमिस किया था कि वार खत्म हो जाएगा तो वार के बाद हम इंडिया में कांग्रेस और मुस्लिम लीग को स्वायत्तता दे देंगे। वार खत्म हो गया, स्वायत्तता देने से ब्रिटिश गवर्नमेंट मुकर गई। इस बात से गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया और इन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया। ये दोनों साथ साथ चले थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट घबरा गई थी। तो चले बच्चों आगे की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि चौरी चौरा की घटना, जिसकी वजह से गांधी ने अपना एनसीएम वापस ले लिया था। एनसीएम बोले तो असहयोग आंदोलन। यह क्वेश्चन कई दफा पुटअप किया गया है कि एनसीएम को गांधी ने किस आंदोलन के बाद वापस ले लिया था। तो 5 फरवरी को घटना हुई थी बच्चों 1922 में, चौरी चौरा इंसिडेंट। यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक थाने का नाम है। बच्चे, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा एक थाने का नाम था। यह बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू था। दरअसल एक भीड़ गुस्से में आ गई, एक भीड़ गुस्से में आ गई। भगवान अहिर के नेतृत्व में पुलिस वालों पर अत्याचार हो गया। दरअसल भीड़ चुपचाप चली आ रही थी और फिर भीड़ को भगाने के लिए पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दिया, गोलियां भी चला दिया। एक दो लोग भीड़ में घायल हो गए। इस घटना से वह भीड़ हिंसा में बदल गई। 22 पुलिस कर्मियों को पकड़कर थाने में बंद कर दिया। 22 पुलिसमैन, इतने पुलिसमैन को जिंदा जला दिया था। 22 पुलिस कर्मियों को जीवित जला दिया, थाने में बंद करके। इस घटना की जिम्मेदारी गांधी ने ले लिया और फिर गांधी अपना एनसीएम वापस ले लिया था। तो चौरी चौरा घटना, इसका नेतृत्व किसने किया था बच्चे, तो भगवान अहिर थे। इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। इनकी वजह से, इनके ग्रुप की वजह से यह घटना घटित हुआ था। इस घटना के बाद बच्चों 12 फरवरी 1922 को गांधी ने एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो इस तरह से गांधी ने चौरी चौरा घटना के बाद, इस घटना के बाद यह आंदोलन वापस ले लिया था। गांधी को पकड़ लिया गया, जूरी के सामने पेश किया गया, अर्थात ब्रिटिश जज के सामने लाया गया। ब्रिटिश जज ने
इनको 6 साल की जेल की सजा सुनाई थी, लेकिन 2 साल में गांधी को 1924 में रिहा कर दिया था, क्योंकि गांधी का स्वास्थ्य खराब होने लगा था। हेल्थ ग्राउंड पर गांधी को 1924 में छोड़ दिया गया था। गांधी छूटने के बाद बच्चों कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। गांधी अपने जीवन में एक बार कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, 1924 में कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में। इसके पहले इसके बाद में कभी भी कोई पोस्ट नहीं लिया था, लेकिन अगर पूछा जाए तो 1924 में एक बार कांग्रेस अध्यक्ष गांधी बने थे। आगे बताऊंगा। यहां बच्चों एक बात और आपको बताते हैं। गांधी जब इस आंदोलन को वापस ले लिए तो इनके कांग्रेस के 2 प्रसिद्ध नेता देशबंधु सीआर दास और मोतीलाल नेहरू गांधी से रुष्ट हो गए। कहा एक छोटी मोटी घटना तो होती है बड़े आंदोलन में, गांधी इसको क्यों वापस ले लिए। वो दोनों नेता नाराज हो गए और नाराज होकर कांग्रेस से अलग होकर अपना एक अलग दल बना लिया। उस दल का नाम हम आपको बता देते हैं। 1923 में बच्चों कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, शॉर्ट में इसको स्वराज पार्टी भी लिखा जाता है। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, इन्होंने इलाहाबाद में स्थापित किया था बच्चों। अगर ये पूछे किसने किसने स्थापित किया था, तो एक तो इसमें देशबंधु सीआर दास, देशबंधु चित्तरंजन दास, दूसरे इनके साथ थे मोतीलाल नेहरू। तो इन्होंने गांधी के इस कदम से रुष्ट होकर अलग दल बना लिया। बच्चों इस दल का मुख्य उद्देश्य क्या था। कांग्रेस से अलग होकर हम इस दल के साथ ब्रिटिश काल में विधानसभा के चुनाव को लड़ेंगे, असेंबली में प्रवेश कर ब्रिटिश गवर्नमेंट को अंदर से खोखला करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि इस दल का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य ध्यान रखें, एम यानी उद्देश्य। इस दल का उद्देश्य था टू रेक ब्रिटिश गवर्नमेंट विद इन असेंबली, रेक ब्रिटिश गवर्नमेंट विद इन असेंबली। ये इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में हम आपको बता देते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को यानी ब्रिटिश सरकार को विधानसभा में प्रवेश कर, राज्य में विधानसभाएं होती हैं, विधान सभाओं में प्रवेश कर अंदर से तोड़ना। आई थिंक आप समझ गए होंगे। इनका उद्देश्य था कि असेंबली इलेक्शंस में भाग लेंगे और फिर विधानसभा में प्रवेश कर जाएंगे और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को अंदर से तोड़कर ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रोटेस्ट करेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट बाहर से सुनती नहीं है, बहरी है। विधानसभा में चलेंगे फिर वहीं पर हंगामा करेंगे। लेकिन बाद में जब चुनाव हुआ तो इनको सफलता बहुत कम हाथ लगी थी, थोड़ी बहुत सफलता मिली थी। 1928 में फिर से कांग्रेस के साथ ये इकट्ठा हो गए थे। तो कहने का मतलब ये कांग्रेस का दूसरा विभाजन था। 1923 में देशबंधु सीआर दास, मोतीलाल नेहरू ने अलग पार्टी का गठन किया था। बच्चों आगे की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट हम आपको बताते हैं। अब देखिए 1924 में चलते हैं। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी नेताओं ने, इन जैसे क्रांतिकारी नेताओं ने एक अलग से क्रांतिकारी गुट का गठन बनाया था, फाउंडेड हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, दिल्ली में बनाया था। तो बच्चों हिंदुस्तान रिपब्लिकन
एसोसिएशन, इसका गठन दिल्ली में, हालांकि इसका गठन तो दिल्ली में हुआ, लेकिन कलकत्ता में, उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर, मध्य भारत के कई स्थानों पर, आज के बांग्लादेश ढाका में, असम में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में, मिडिल इंडिया में इसकी कई ब्रांचेस थी। यह एक क्रांतिकारी संगठन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देना। एक बात और ध्यान रखिए, इसका नाम बदल दिया था 1928 में, इसका नाम बच्चों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। अब देखिए, इसमें सोशलिस्ट शब्द भगत सिंह ने जोड़ा था बच्चों, भगत सिंह ने इसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़ा था। सो अगर आपसे पूछा जाए इसकी स्थापना किसने किया, तो चंद्रशेखर आजाद, न दिया हो तो भगत सिंह। लेकिन अगर ये पूछें कि इसका नाम बदलकर इसमें सोशलिस्ट शब्द किसने जोड़ा, तो बच्चों भगत सिंह ने जोड़ा था। एक बात और ध्यान रखिए, 1924 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का भी गठन हुआ था। 1924 में आज जो सीपीआई आप देख रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कानपुर में एमएन रॉय ने किया था। ये कम्युनिस्ट नेता थे, 1920 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल रशिया में भाग लेने गए थे। 1920 में रशिया में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, जिसको कॉमिंटर्न भी कहते हैं, मॉस्को में हुआ था। इंडिया की तरफ से एमएन रॉय और कम्युनिस्ट नेता गए थे। ये लोग लौटने के बाद कानपुर में इसकी स्थापना किया था। इसको कानपुर षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है, कानपुर कॉन्स्पिरेसी के नाम से। आज यही सीपीएम है बच्चे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। एक बात और आप देखिए, 1925 में आरएसएस का गठन भी किया गया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इसका गठन पुणे में हुआ था। इन्होंने किया था बच्चे, हेडगेवाकर। बीके हेडगेवाकर ने पुणे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना किया था। इतनी पुरानी संस्था है आरएसएस। आरएसएस में राष्ट्रीयता की भावना कहते हैं, लेकिन थोड़े से क्रांतिकारी प्रवृत्ति के हैं, अर्थात ये बाकी इस्लाम धर्म के अगेंस्ट में है। जो लोग राष्ट्रीयता की बात ना करें उनके अगेंस्ट हैं। इन्होंने काफी सेवा भी किया है फ्रीडम स्ट्रगल के समय में भी, लेकिन ये थोड़ा सा अतिवादी है, क्रांतिकारी प्रवृत्ति का है। इसी समय बनाया था पुणे में। अब आपको आगे लिए चलते हैं और बड़ा मजेदार पॉइंट आपको बताते हैं, जिससे प्रश्न आता भी है बच्चे। 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 की बात है। तो अगर आप देखें 9 अगस्त 1925 को, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। इस डेट को, ये घटना हुई थी, शायद आप पढ़े हो, काकोरी कॉन्स्पिरेसी, काकोरी कॉन्स्पिरेसी इंसिडेंट, काकोरी षड्यंत्र केस भी कह सकते हैं, काकोरी षड्यंत्र केस भी कह सकते हैं। आपको बताएं कि क्रांतिकारियों ने एक रेलगाड़ी को लखनऊ के समीप काकोरी रेलवे स्टेशन के पास चेन पुलिंग करके, ट्रेन को चेन पुलिंग करके रोककर एक बड़ा सा लोहे का बक्सा निकाला। उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ खजाने भेज रही थी। क्रांतिकारियों की इस बात का पता चल गया। एचआरए के क्रांतिकारी थे बच्चे, हिंदुस्तान
रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी थे, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र सिंह और रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी, ये 4 क्रांतिकारी थे। इन्होंने काकोरी रेलवे स्टेशन के पहले ट्रेन को चेन पुलिंग करके रोक लिया। ट्रेन थी बच्चे 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन थी। 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही थी। इसको लीड किया था राम प्रसाद बिस्मिल ने, और काकोरी षड्यंत्र केस के द्वारा ये खजाने लूटने का प्रयास भी कर रहे थे। तो बेहद इंपॉर्टेंट है 8 डाउन, 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन थी ये। बच्चों यह ट्रेन कहां से कहां तक की थी? तो यह ट्रेन शाहजहांपुर से, यह शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही थी। काकोरी रेलवे स्टेशन के पास इसको रोक लिया था। काकोरी रेलवे स्टेशन, लखनऊ के समीप काकोरी रेलवे स्टेशन, यहीं पर चेन पुलिंग करके इस ट्रेन को रोक लिया गया था और इसमें से कुछ खजाने और बंदूकें लूट लिया था। कौन कौन से नेता थे बच्चे? राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, इनके साथ थे अशफाक उल्लाह, इनके फास्ट फ्रेंड थे अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र सिंह, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, राजेंद्र लहरी और रोशन सिंह। लीडर इन्होंने, नेतृत्व इन्होंने किया था, लीड इन्होंने किया बच्चे। बाकी इनके फास्ट फ्रेंड अशफाक उल्लाह खान थे। तो क्रांतिकारियों ने, ये क्रांतिकारी किससे जुड़े थे? तो HRA से, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के ये क्रांतिकारी थे। अब इनका टारगेट था कि हम ट्रेन को लूटेंगे, जहां भी ब्रिटिश गवर्नमेंट खजाने भेज रही उनको लूटेंगे। पैसेंजर को लूटना नहीं था इनका मकसद, याद रखिएगा, ये पैसेंजर को लूटना नहीं चाहते थे। इनका मकसद था, या इनको ये पता चला था कि इस ट्रेन के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट खजाना लखनऊ भेज रही है। उस खजाने को लूटने के लिए ट्रेन की चेन पुलिंग करके रोककर खजाना लूट लिया, भाग गए। बाद में इन सबको पकड़ा गया। इन चारों लोगों को इस केस में फांसी दिया गया था। ये बात ध्यान रखिए, कितने लोगों को फांसी मिली थी? इन चारों लोगों को फांसी हो गई थी इस केस में। राम प्रसाद बिस्मिल ने इसी समय एक गीत रचा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आप सबने पढ़ा होगा। तो इन्होंने फांसी पर लटकने से पहले यह रचना किया था। कवि भी थी, इसलिए इनको बिस्मिल का टाइटल मिला था। तो 9 अगस्त 1925 को बेहद इंपॉर्टेंट घटना था, जिसमें एक रेलगाड़ी को लूट लिया गया था। किसने लूटा था बच्चे? HR के क्रांतिकारियों ने लूटा था। तो चलें आगे की तरफ आपको बढ़ाते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट हम आपको बता रहे हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट की तरफ अगर चलें बच्चों, तो गांधी 2 साल तक क्रांति से बाहर रहे। और वैसे तो आपको हमने बता दिया था, लेकिन लिखाया नहीं था। 1924 में INC सेशन, कांग्रेस अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, यह बच्चों बेलगांव में हुआ था। और बेलगांव तो आप जानते हैं कर्नाटका में है। बेलगांव ये कर्नाटका में है। यहां कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में आप जानते हैं गांधी पहली बार, महात्मा गांधी इस अधिवेशन में ये अध्यक्ष बनाए गए थे। इस अधिवेशन में गांधी अध्यक्ष बने थे। और एक खास बात, गांधी ने इसमें बेसिक शिक्षा के प्रस्ताव को पारित करा था, या इसको प्राइमरी शिक्षा भी कह सकते हैं।
इस अधिवेशन में प्राइमरी शिक्षा का प्रस्ताव पारित किया था? तो गांधी ने इस अधिवेशन में प्राइमरी शिक्षा का प्रस्ताव पारित किया था बच्चों। इसीलिए आपको याद होगा गांधी को बेसिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। बेसिक शिक्षा का जनक कहा गया है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फादर ऑफ बेसिक एजुकेशन बच्चों गांधी को कहा गया है। बिल्कुल बच्चे, सरफरोशी की तमन्ना, सर मैंने रंग दे बसंती मूवी में सुना है, बिल्कुल सुना होगा बच्चे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना ये जोर कितना बाजुए कातिल में है। बिल्कुल आपने यह गाना सुना होगा, रंग दे बसंती। बिल्कुल जितनी भी देशभक्ति की मूवी हैं, भगत सिंह भी है, उसमें भी दिया होगा ये। ओके बच्चे, ऑल इंडिया बच्चे आपका नाम नहीं ध्यान आ रहा है, नाम क्या है? लाटूर सिंह। ओके चलें। तो इस तरह से गांधी को प्राइमरी शिक्षा का जनक कहा जाता है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेसिक शिक्षा का जनक गांधी को कहते हैं क्योंकि एकमात्र बार कांग्रेस अध्यक्ष बने थे और इसमें प्राइमरी शिक्षा का प्रस्ताव लाए थे, इसको पारित कर दिया था। वर्धा सेशन में, वैसे तो वर्धा सेशन हुआ था गुजरात में, उसमें ये अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन वहां से हिंदी प्राइमरी शिक्षा इनको और ज्यादा फोकस किया गया था, लाइमलाइट में लाया गया था। तो बच्चे गांधी इस अधिवेशन के बाद गांधी 1925 से 27 तक, 25 से 27 तक गांधी मुख्य धारा से अलग हो गए थे। गांधी खादी प्रोग्राम पर विशेष बल दिया था, खादी प्रोग्राम पर बल दिया। गांधी फोकस्ड ऑन खादी प्रोग्राम, यानी गांव गांव में जाते चरखा चलाना, तकली से सूत काटना। और आपको बताएं कि गांधी 1921 से, इस वर्ष से एक धोती, हाफ धोती पहनते थे और एक शॉल रखते थे बस। गांधी इसी वर्ष से कपड़े पहनना छोड़ दिया था। इनको, गांधी को मलंग बाबा भी कहते हैं। मलंग बाबा वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के कबीलों ने पुकारा था, मलंग बाबा या नंगा बाबा। इनको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के कुछ कबीलों ने नंगा बाबा या मलंग बाबा कहते थे। आगे चलकर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडॉनल्ड ने, रैमसे मैकडॉनल्ड तो खैर अलग बात है, लेकिन विंस्टन चर्चिल बाद में प्राइम मिनिस्टर बना था, उसने गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। वो आगे बताएंगे आपको। यहाँ पर गांधी ने इस साल से एक धोती एक शॉल पहनते थे। चूंकि एक बार गांधी ट्रेन से यात्रा कर रहे थे तो बहुत सारे बच्चे, गरीब बच्चों को भूखे और नंगे रेलवे स्टेशन पर देखा। तब से गांधी बड़े दुखी हो गए और गांधी ने डिसाइड किया कि वह उस दिन के बाद डिसाइड किया कि वे बेल बॉटम नहीं पहनेंगे, वेस्टर्न पैटर्न के कपड़े नहीं पहनेंगे, बल्कि एक आधी धोती और एक शॉल अपने पास रखते थे। तो यहां से इनका बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये बात याद रखिएगा, 2 साल तक लगभग गांधी मुख्य धारा से अलग हो गए थे। ठीक है, अब हम आपको आगे लिए चलते हैं और बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। यहां से एक नया तजुर्बा आप देखें। 1927 में साइमन आयोग का गठन किया गया था। आप सभी जानते हैं साइमन कमीशन का गठन, साइमन आयोग भारत आया था। लेकिन आज इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल में पढ़ा देते हैं, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए, इस समय साइमन आयोग ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्थापित किया था, बनाया था, आया नहीं अभी। साइमन कमीशन, साइमन आयोग का गठन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था बच्चों। साइमन कमीशन का ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने किया था।
साइमन, जॉन एम साइमन के नाम पर एक अंग्रेज है, इसके नाम पर एक कमीशन बनाया गया था। इस कमीशन में कुल 7 सदस्य थे, सभी अंग्रेज थे, कोई इंडियन सदस्य नहीं था, इसलिए इसको बच्चे गोरा आयोग भी कहा गया है। साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहा गया है। क्यों कहा गया है याद रखिएगा, सभी सदस्य इसमें अंग्रेज थे, कोई इंडियन सदस्य नहीं था, इसलिए इसको गोरा आयोग कहा गया है। बिल्कुल आरती वर्मा बच्चे, व्हाइट कमीशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो हमने आपको बता दिया। 7 के 7 सदस्य अंग्रेज थे बच्चों, कोई भी इंडियन सदस्य नहीं था, इसलिए इसको गोरा आयोग भी कहा गया है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आपको बताएं कि ये क्यों आया था इंडिया में, तो दूसरी बात ये है कि टू रिव्यू मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, या इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून 1919 में आया था, आप सभी को पता है। इसको भारत सरकार अधिनियम भी कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम भी कहते हैं, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून भी कहते हैं, है ना। ये पढ़ाया था आपको हमने। मॉन्टेग्यू भारत सचिव था, चेम्सफोर्ड इस समय वाइसरॉय था, दोनों के नाम पर यह एक्ट आया था। इसको भारत सरकार अधिनियम 1919 कहते हैं। अब देखिए क्यों आया था, इस कानून का पुनरावलोकन करने आया था, रिव्यू करने आया था। इस कानून का ये पुनरावलोकन करने आया था। बच्चे याद रखिएगा, सारे सदस्य अंग्रेज थे, कोई इंडियन सदस्य नहीं था। यह कमीशन 1929 में आना था, एक साल पहले आ गया, इसलिए इस कमीशन का जम के प्रोटेस्ट किया गया। जहां जहां भी ये कमीशन गया, साइमन वापस जाओ का नारा दिया गया। यह कमीशन अक्टूबर 1928 में लाहौर पहुंचा था। लाला लाजपत राय ने जम के इसका विरोध किया और कहा साइमन गो बैक। उस समय लाहौर में असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर जेपी सॉन्डर्स थे, उन्होंने लाठी चलाने का आदेश दे दिया। लाला लाजपत राय पर बुरी तरह से लाठियों से पीटा गया और उनके सिर पर लाठी से बहुत जबरदस्त चोट आ गई थी। और बच्चे 17 नवंबर 1929 को 17 नवंबर 1928 को लाला का देहांत हुआ, 29 में नहीं। तो आई थिंक आप समझ गए हैं। अब देखिए ये कमीशन भारत कब आया, तो फरवरी में। इस समय साइमन कमीशन यह बॉम्बे में उतरा, माने लैंडेड एट बॉम्बे। तो बच्चे साइमन कमीशन फरवरी 1928 में बॉम्बे में उतरा। इसको 29 में आना था ना, ये कमीशन को इस समय आना था, क्योंकि 1919 में कानून आया था, 10 साल के बाद इसके रिव्यू किया जाना था, एक साल पहले आ गया, इसलिए प्रोटेस्ट का कारण बना। दूसरा, 7 के 7 सदस्य अंग्रेज थे, कोई इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए प्रोटेस्ट किया गया था। तो जहां जहां गया हर जगह प्रोटेस्ट किया गया। अब देखिए यहां साइमन गो बैक का नारा दिया गया था, साइमन वापस जाओ, यह नारा दिया था। एक बार ये प्रश्न पूछा गया कहीं पर कि साइमन गो बैक, यह शब्द किसने कॉइंड किया, किसने बनाया था। जैसे होता ना कोई शब्द बना दिया जाता है, तो पहली बार किसने बनाया था, तो मेहर यूसुफ अली ने इसको बनाया था। मेहर यूसुफ अली बंबई के फर्स्ट मेयर बने थे। मेहर यूसुफ अली ये बॉम्बे के फर्स्ट मेयर बने थे। इन्होंने ये शब्द कॉइन किया, साइमन गो बैक। हर जगह नारा दिया गया, लेकिन शब्द इन्होंने क्रिएट किया था। बेहद खास पॉइंट है बच्चे, बहुत ढूंढोगे तब पाओगे इसको। अब देखिए ये कमीशन अक्टूबर 1928 में साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा।
साइमन कमीशन ये लाहौर पहुंचा, तो यहां पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में जमकर प्रोटेस्ट हुआ था। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इस कमीशन का जमकर प्रोटेस्ट किया गया था। इस समय लाहौर के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर थे बच्चों जेपी सॉन्डर्स। जेपी सॉन्डर्स ये लाहौर के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर, ये लाहौर के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर थे, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर ऑफ लाहौर। ध्यान दीजिएगा, जेपी सॉन्डर असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर थे, जबकि स्कॉट जो थे, जॉन स्कॉट, वह पुलिस कमिश्नर था। जॉन स्कॉट के आदेश पर जेपी सॉन्डर्स ने लाठी चलाने का आदेश दे दिया। लाला लाजपत पर जम के लाठियां भाजी गईं। लाला के सिर पर गहरा चोट आ गया। 17 नवंबर 1928 को लाला का देहांत हो गया था। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है बच्चे। ये मेयर यूसुफ अली, ये क्वेश्चन आया हुआ है कई दफा, तो याद रखिएगा 17 नवंबर 1928 को लाला इतने चोटिल हो गए अक्टूबर में कि लाला का देहांत हो गया था बच्चे। लाला लाजपत राय का देहांत हो गया था 17 नवंबर 1928 को। आपको बताएं कि लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे। लाला लाजपत राय ने किताब लिखा है अनहैप्पी इंडिया, यानी दुखी भारत। लाला लाजपत राय ने 1894 में पंजाब नेशनल बैंक का गठन किया था, पीएनबी का गठन इन्होंने किया था। पहला अकाउंट पीएनबी में इन्हीं का है। इनको केसरे हिंद भी कहा गया है। तो पंजाब और लाहौर के बड़े ही क्रांतिकारी प्रवृत्ति के नेता थे। अनहैप्पी इंडिया बुक लिखा है, केसरे हिंद कहा गया है, पीएनबी का गठन, पंजाब नेशनल बैंक का गठन 1894 में किया है। बिल्कुल बच्चे, अब देखिए अक्टूबर 17 अक्टूबर में 17-18 अक्टूबर के आसपास की घटना है। जस्ट एक महीने के बाद लाला का देहांत हो गया था, और लाला के देहांत का बदला भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने लिया था। लाला की हत्या का बदला भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने जेपी सॉन्डर्स की हत्या करके बदला लिया था। हालांकि जेपी सॉन्डर्स की हत्या करने नहीं गए थे, बल्कि स्कॉट की हत्या करने गए थे। स्कॉट जो कि पुलिस कमिश्नर था, लेकिन इत्तेफाक से स्कॉट नहीं था उस दिन वहां ऑफिस में, जेपी सॉन्डर बैठा था। स्कॉट समझकर इसी को उड़ा दिया। 17 दिसंबर 1928 को मार दिया था। इसके लिए लाहौर षड्यंत्र केस के बारे में आपने सुना होगा, तो आइए हम आपको बताते हैं कि लाहौर षड्यंत्र केस। जेपी सॉन्डर्स को मारने के लिए लाहौर षड्यंत्र केस लाहौर में प्लानिंग किया गया था। बच्चे 17 दिसंबर की बात है ये, 1928 को भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु killed JP Saunders. JP Saunders in Lahore conspiracy. So this is also very important point. इसको मारने के लिए लाहौर षड्यंत्र, लाहौर में षड्यंत्र रचा गया था। लाहौर षड्यंत्र केस अगर पूछे क्या है, तो जेपी सॉन्डर्स की हत्या। हालांकि इसको नहीं मारना था, बल्कि इसके स्थान पर स्कॉट को मारना था। बच्ची, स्कॉट जो था ये पुलिस कमिश्नर था लाहौर का, लेकिन इत्तेफाक से उस दिन ये बैठा था। स्कॉट समझकर इसी को उड़ा दिया। बिल्कुल, लाटू सिंह लाला लाजपत राय को पंजाब केसरे या केसरे माने लॉयन ऑफ पंजाब कहा जाता है। लाला लाजपत राय को लॉयन ऑफ पंजाब कहते हैं या पंजाब केसरी कहते हैं।
अनहैप्पी इंडिया नामक किताब लिखा था। तो ध्यान रखिए बच्चों, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने जेपी सॉन्डर्स की हत्या करके लाला लाजपत राय की डेथ का बदला लिया था। इस समय तो कोई नहीं पकड़ पाया, कोई पहचान भी नहीं पाया। बाद में इन्हीं का एक साथी अंग्रेजों की तरफ चला गया, इनके नाम ओपन कर दिया और तब जाके इनको अरेस्ट किया गया और फिर इन पर मुकदमा चलाया गया। 14 फरवरी 1931 को 14 फरवरी 1931 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को वैलेंटाइन डे के दिन फांसी की सजा सुनाई गई थी और 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में तीनों को फांसी दे दिया गया था। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का एक दोस्त था जतिन दास। 63 दिन तक लाहौर जेल में हंगर स्ट्राइक किया था। 64वें दिन जतिन दास का देहांत हो गया था। ऐसे क्रांतिकारी 64 दिन हंगर स्ट्राइक के बाद मरे थे, यानी 64वें दिन मर गए थे। इन्हीं का एक दोस्त था जतिन दास। तो बच्चे 63 दिन का हंगर स्ट्राइक किया था। सबसे लंबा भूख हड़ताल इन्हीं का था। सबसे लंबे समय तक भूख हड़ताल जतिन दास ने किया था। लाहौर जेल की जो स्थिति थी, लाहौर जेल की स्थिति के अगेंस्ट में भूख हड़ताल किया था। तो इस तरह बच्चों 64वें दिन इनका देहांत, ऐसे क्रांतिकारी हंगर स्ट्राइक के बाद मर गए थे, जतिन दास थे। तो चलें आगे की तरफ बढ़ते हुए नेक्स्ट पॉइंट हम आपको बताते हैं। साइमन कमीशन के जाने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस से कहा कि ठीक है, आप साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट किए हो, अगर आप चाहते हो तो कांग्रेस की तरफ से कोई कमेटी बना के इंक्वायरी करा के हमें रिपोर्ट दे दो, इंडिया में क्या सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन। तो कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट तैयार कराया था। 1921 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। बच्चे मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष थे। इन्होंने भारत के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था के लिए क्या क्या आवश्यक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल, पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिपोर्ट था और सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया था। सर्वदलीय सम्मेलन का मतलब सभी दलों का लखनऊ में सम्मेलन हुआ था और देन उसके बाद डिसाइड किया गया कि हम अपना एक रिपोर्ट तैयार करवाते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट को कांग्रेस ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं मानी थी। बट आपको बताएं बच्चे, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। इस रिपोर्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा संविधान कहा गया है। ये कहा गया है क्यों जानते हैं? अधिकतर संवैधानिक व्यवस्था, कई सारी बातें भारत के संविधान में यहां से ली गई। नेहरू रिपोर्ट में बहुत सारे प्रावधान हैं जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं माना, बल्कि साइमन कमीशन रिपोर्ट को बाद में डिस्कस कराने के लिए लंदन में 3 गोल में सम्मेलन बुलाए गए थे। नेहरू रिपोर्ट का कोई भी पॉइंट नहीं एक्सेप्ट किया था। चलिए आगे आपको बताएंगे। अब देखिए बच्चे, 1928 में एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बारदोली सत्याग्रह। ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सब अच्छे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह चला था। बारदोली सत्याग्रह गुजरात में, फसल फेल हो गई, बाढ़, फ्लड, सूखा, सबके कारण फसल बर्बाद हो गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगान माफ नहीं किया। बारदोली के लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया था। आपको बताएं कि इसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल तो थे ही, गांधी भी इनके साथ ज्वाइन कर गए। सोचा कहीं पटेल जी सारी क्रेडिट न ले बैठे। यहां खास बात यह है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दिया था। बारदोली की महिलाओं ने, बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दिया था।
बाद में गांधी ने भी इनको कहा था, लेकिन याद रखिएगा सबसे पहले किसने दिया, तो बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार की टाइटल दिया था। और आप सभी जानते हैं इनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया, इंग्लिश में आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, या इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। शायद आप जानते हैं बिस्मार्क, ऑटोहन बिस्मार्क जर्मनी का था, प्रशा था। प्रशा को इकट्ठा करने में, जर्मनी को एक करने में बिस्मार्क का योगदान था, इसलिए वर्ल्ड में आयरन मैन ऑटोहन बिस्मार्क जर्मनी का उनको कहते थे। सेम काम इंडिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इंडिया में कुल बच्चों 566 रियासतें थी कश्मीर को लेकर, 566 रियासतें यानी प्रिंसली स्टेट थे, उनमें से लगभग मैक्सिमम स्टेट को इन्होंने इंडिया में शामिल कर लिया था। 4 रियासतें नहीं शामिल हो रही थी, हैदराबाद, जूनागढ़, कोल्हापुर और कश्मीर। कश्मीर का तो मुद्दा ही अलग था, वहां का किंग हिंदू हरि सिंह थे किंग, मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी, तो उन पर छोड़ दिया कि आप अगर चाहें तो इंडिया में आए, चाहे तो आप पाकिस्तान में चले जाएं, या चाहे तो आप इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। लेकिन हरि सिंह ने भारत की तरफ झुकाव किया, क्योंकि पाकिस्तान फ्री होने के बाद कश्मीर पर कब्जा जमाना स्टार्ट किया, कबायली सेना को भेजकर कब्जा करना चाहा, तो हरि सिंह नेहरू के साथ समझौता कर लिया। भारत की फोर्सेस गई हैं, जहां पर कंट्रोल कर लिया है उसको एलओसी कहते हैं। तो खैर ये बात तो आप सभी जानते हैं, ये भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं, भारत के बिस्मार्क कहलाते हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी यही थे ना, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी यही थे, और ये भारत के फर्स्ट होम मिनिस्टर भी यही थे, भारत के फर्स्ट होम मिनिस्टर हैं। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी इनकी आपने सुना ही होगा, अभी 31 दिसंबर को, है ना, यूनिटी डे के रूप में ऑब्जर्व किया गया, नेशनल यूनिटी डे। 31 अक्टूबर, दिसंबर नहीं, 31 अक्टूबर को बच्चों, 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे के रूप में ऑब्जर्व किया गया, क्योंकि 31 अक्टूबर को इनका भी कुछ होता है। क्या होता है? 31 अक्टूबर का इनका भी कुछ है ना, क्या होता है? इंदिरा गांधी भी मारी गई थी, और 31 अक्टूबर को इनका भी कुछ होता है। क्या होता है बताएं, लाटूर सिंह बताइए, चलिए जल्दी से। आरती वर्मा बताएं। जयंती होता है, वाह क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, बिल्कुल। तो 31 अक्टूबर को इनको इनका जन्मदिन होता है, इसलिए इसलिए देखो 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी वाला नहीं मनाते हैं बीजेपी गवर्नमेंट, इनका सरदार पटेल का मनाना स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल मोर देन 566 रियासतों को मिला लिया था। तो बारदोली सत्याग्रह एक्चुअल में सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है। अब बच्चों आगे की तरफ ले चलते हैं आपको, और बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे आप आगे आगे बढ़ रहे हैं अच्छे अच्छे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं सारे। इतनी बातें अगर आपने मेहनत करके ध्यान रखा, याद कर लिया, तो आई थिंक आप ये सारे क्वेश्चन कोई भी बनता है तो आप कर सकते हैं इसको आसानी से। अब आप बच्चे देखें आगे, दिसंबर 1929 की बात है, दिसंबर छोड़ दीजिए, ये भी अप्रैल की बात है। 1929 अप्रैल में एक घटना और बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह और बीके दत्त यानी बटुकेश्वर दत्त, ये वही वाले हैं जो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में थे बच्चों। इंदिरा वाज आल्सो द इंपॉर्टेंट लेडी, बोल्ड लेडी, इतनी बोल्ड तो कोई प्राइम मिनिस्टर ही नहीं हुआ है। इंदिरा गांधी जितना प्रभावशाली महिला पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, और इतनी गंभीर महिला, आपको स्पीच उठा के सुनिए, इंदिरा गांधी का स्पीच आप उठा के सुनिए, बिना टेंशन के कितने आराम से कोई प्रश्न का उत्तर देती थी।
शी वॉज द आयरन लेडी ऑफ इंडिया, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट ऑल्सो फॉर वर्ल्ड। दुनिया में इंदिरा गांधी का लोहा मानते हैं। आप समझ सकते हैं 71 की लड़ाई में अमेरिका पाकिस्तान की मदद करने आ रहा था, इंदिरा की चाल ने ऐसा चाल चल दिया कि अमेरिका पीछे हट गया, पाकिस्तान की मदद करने नहीं आया। अन्यथा 71 की लड़ाई, बिल्कुल बच्चे, उसके एक ही काम गलत किया 1975 में, इमरजेंसी लगा के, उसमें ही जो भी गलत काम हुआ हो अच्छा काम हुआ हो, अन्यथा शी वॉज बोल्ड लेडी, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। आज ऐसी लेडी की जरूरत थी बच्चे। तो भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त, इन्होंने क्या किया, केंद्रीय सभागार में बम फेंका। केंद्रीय सभागार, इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल हॉल। बच्चों यह दिल्ली में है, केंद्रीय सभागार में यहां बम फेंका था। किसके खिलाफ इन्होंने बम फेंका था? पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ, जन सुरक्षा विधेयक के खिलाफ बम फेंका था। दरअसल जन सुरक्षा विधेयक पर चर्चा चल रही थी इस समय। दिल्ली के सेंट्रल हॉल में इस बिल पर बहस चल रही थी। जन सुरक्षा के विधेयक पर, मुद्दे पर बहस चल रही थी, क्योंकि इंडियन को फंडामेंटल राइट्स नहीं दिया गया था। शायद आपको पता हो, अभी तक इंडियन को मौलिक अधिकार से वंचित किया गया था। इंडियन को जब चाहते जहां चाहते अरेस्ट करके जेल में कैद कर देते, मुकदमा भी नहीं चलाते थे। सेडिशियस एक्ट में कहीं पर अरेस्ट करके बंद कर देते थे। तो पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा हो रही थी। इन दोनों ने केंद्रीय सभागार में बम फेंका, और बच्चों ऐसी जगह पर बम फेंका जो खाली बेंचेस थी, खाली बेंचेस पर बम फेंका था। यानी इनका मकसद किसी को मारना नहीं था, बल्कि इनका मकसद था बहरे अंग्रेजों के कान खोलने। बच्चों इन्होंने कहा कि अंग्रेज बहरे हो गए, हमारी आवाज इनके कान तक नहीं पहुंच पा रही, इनके कान की आवाज हम बम से ओपन करेंगे। इसलिए बम फेंककर इनके कान के पर्दे खोलना चाहते थे, अपनी आवाज इनके पास तक पहुंचाना चाहते थे। इसलिए ये लोग बम फेंके खाली बेंचेस पर, मारना इनका किसी का उद्देश्य नहीं था, और वहीं खड़े रहे। भगत सिंह, बीके दत्त ने इसी समय इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी दिया था। इंकलाब जिंदाबाद, यह नारा भी दिया था। पहली बार भगत सिंह ने इस समय इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, यहीं खड़े रहे, गिरफ्तारी दिया, यानी सरेंडर किया। अगर ये भागना चाहते तो भागकर बच सकते थे, लेकिन भागने नहीं आए थे इस बार, क्योंकि जनता में क्रांतिकारियों के प्रति अविश्वास बढ़ने लगा था। जनता बोलती थी कि हम, ये लोग आते थे क्रांतिकारी, और क्रांति करके तो स्वयं बच निकलते थे, आम जनता इसमें पिसती थी। तो इन्होंने डिसाइड किया कि भागेंगे नहीं, सरेंडर करेंगे। अच्छा, इस मैटर में, इस बम केस में इनको फांसी की सजा नहीं हो सकती थी। बम फेंकने वाली घटना के केस में बहुत हो सकता कारावास की सजा होती, और यही हुआ था। बाद में इनका दूसरा केस खुल गया ना, लाहौर षड्यंत्र केस वाला, जेपी सॉन्डर्स के मर्डर केस वाला। इसीलिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 14 फरवरी 1931 को फांसी की सजा सुनाई गई थी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, दिसंबर 1929 की बात हम आपको बताते हैं, क्या था इसमें। इंडियन नेशनल कांग्रेस का, आईएनसी का लाहौर अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पहली बार जवाहरलाल नेहरू ये कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। बच्चों ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टाइम जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष 1929 में दिसंबर, कब हुआ था? 29-30 दिसंबर को सेशन हुआ था। इस अधिवेशन में बच्चों बेहद इंपॉर्टेंट खास पॉइंट बता रहे हैं आप। एक तो रेजोल्यूशन पारित किस पर किया गया? पूर्ण स्वराज का या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव, यह पारित किया गया। फुल इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव,
यहां से कांग्रेस ने अपना लक्ष्य फुल इंडिपेंडेंस का बनाया। दूसरा, तिरंगा राष्ट्रीय झंडे के रूप में स्वीकार किया गया, राष्ट्रीय झंडा माना गया। इसमें गांधी का चरखा होता था, बीच में गांधी का चरखा रखा गया था। सो ट्राई कलर फ्लैग नेशनल फ्लैग के रूप में एक्सेप्ट किया गया था। और तीसरी पॉइंट बच्चे, 26 जनवरी 1930 वाले दिन को प्रथम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस, फर्स्ट फुल इंडिपेंडेंस डे के रूप में इस डेट को मनाया जाएगा, यह भी डिसाइड किया गया था। 3 मेजर पॉइंट है इसमें, लाहौर सेशन में 3 मेन पॉइंट। इस अधिवेशन में नेहरू ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव लाया, जिसे पारित कर दिया गया। तिरंगे को नेशनल फ्लैग एक्सेप्ट किया गया, जिसके बीचों बीच चरखा होता था। 26 जनवरी 1930 वाले दिन को प्रथम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, यह डिसाइड किया गया और यह मनाया भी गया था। बच्चों 29-30 दिसंबर को अधिवेशन हुआ और आपको बताएं 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि अथवा 1 जनवरी 1930 वाले दिन को जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा लाहौर में रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि को फहराया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। 31 दिसंबर की मिडनाइट को या 1 जनवरी को फर्स्ट मोमेंट में ना 12 बजे के बाद डेट बदल जाता है। 1930 को नेहरू ने रावी नदी के तट पर ट्राई कलर फ्लैग को रावी नदी के तट पर लाहौर में पहली बार तिरंगा फहराया था। इस अधिवेशन के बाद लाहौर सेशन चल रहा था, तिरंगे को नेशनल फ्लैग के रूप में ले लिया था। मिडनाइट 12 बजे रात को या इस डेट को स्टार्टिंग का नेहरू अनफर्ल्ड ट्राई कलर फ्लैग ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी एट मिडनाइट। और बच्चे 26 जनवरी 1930 वाले दिन को पूरे इंडिया में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसलिए आप देखें 26 जनवरी को अब रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी हमारे लाइफ में पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। 26 जनवरी को इसलिए संविधान को लागू किया 1950 में, अन्यथा संविधान तो 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया था। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन पूरा हो गया था। चाहते तो लगा सकते थे, लेकिन लगाया नहीं। 26 जनवरी 1950 वाले दिन को वेट किया और उस दिन को संविधान लागू किया, जिससे हम 26 जनवरी 1930 वाला 26 जनवरी 1930 वाले दिन हमें बार बार याद आता रहे। तो बच्चे इस तरह से आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हमें बताइएगा कि हमें यहां से स्टार्ट करना है, इसके आगे से। ठीक है बच्चों? बिल्कुल बच्चे, चलिए कोई डाउट है पूछे, अन्यथा ये सेशन खत्म है बच्चों। नेक्स्ट सेशन में हम आपको इसके आगे बताएंगे। टुडेज सेशन यहीं तक है। तो बस बच्चों, ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया। ओके बच्चे, थैंक यू लाटूर, नीलम, गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू बच्चों, थैंक यू लाटूर सिंह, थैंक यू, गुड नाइट बच्चे, गुड नाइट।